आज हमारे पास पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण पर एक दस्तावेज है। अब देखिए, पहली नज़र में ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बनाया गया एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मैनुअल जैसा लगता है। सच कहूँ तो थोड़ा सूखा विषय लग सकता है, लेकिन जब हम इसमें उतरे तो हमें लगा कि ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब कैसे एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या को ज़मीनी स्तर पर व्यावहारिक कदमों में तोड़ा जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है। ये एक सोच है। ये दस्तावेज एक तरह से एक खाका तैयार करता है कि कैसे एक संगठन, यहाँ राइनो प्रोजेक्ट साइट का जिक्र है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को अपनी रोजमर्रा की कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ क्या ना करें नहीं बताता, बल्कि क्यों ना करें और कैसे बेहतर करें पर ज्यादा जोर देता है। तो चलिए इस दस्तावेज की परतें खोलते हैं। ये समझना दिलचस्प होगा कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए प्रदूषण का मतलब क्या है, ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है, और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए वो क्या ठोस कदम उठा रहे हैं जो शायद हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये दस्तावेज समस्या को परिभाषित कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण कई तरह का होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग दस्तावेज, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बना है, 5 प्रकारों पर खास तौर पर फोकस करता है: वायु, जल, मृदा, ध्वनि और प्लास्टिक प्रदूषण। हाँ, इसमें वायु और जल के साथ साथ ध्वनि और प्लास्टिक प्रदूषण को बराबर की जगह देना ही अपने आप में कहानी कहता है। हाँ, इसका मतलब है कि आज एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ड्रिलिंग मशीन का शोर उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि उसकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है, क्योंकि ये सभी एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। दस्तावेज इन्हें अलग अलग जरूर बताता है, लेकिन असल में ये एक दूसरे को जन्म देते हैं। सोचिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर प्लास्टिक पैकेजिंग का सही निपटान नहीं हुआ तो ये मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। अच्छा। वही प्लास्टिक बारिश के पानी के साथ बहकर पास की नदी में चला जाए तो जल प्रदूषण हो गया। और अगर उसे जला दिया तो वायु प्रदूषण। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है। और ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक असुविधा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, उसे यहाँ एक मुख्य श्रेणी में रखना ये दिखाता है कि इसके प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं। ये सिर्फ कानों को चुभने वाली आवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक प्रोजेक्ट साइट के संदर्भ में लगातार होने वाला तेज शोर न केवल कर्मचारियों की सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उनके ध्यान को भी भंग करता है और इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक सीधा सीधा कार्यस्थल सुरक्षा का मुद्दा भी बन जाता है। सही कहा। इस वर्गीकरण की यही खूबी है। ये समस्या को उन हिस्सों में तोड़ता है जिनसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक कर्मचारी सीधे तौर पर खुद को जोड़ सकता है। तो ये 5 तरह के प्रदूषण हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। जाहिर है पर्यावरण के लिए, पर यह दस्तावेज इसे बहुत व्यक्तिगत बनाता है ना? ये सीधे तौर पर इंसान के शरीर और दिमाग पर इसके असर की बात करता है। और ये हिस्सा वाकई आंखें खोलने वाला है। दस्तावेज इसे 3 हिस्सों में बांटता है: स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य की बात करें तो सूची लंबी है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियों से लेकर हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर तक का जिक्र है। और ये खासतौर पर बताता है कि बच्चे और बुजुर्ग वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। बिल्कुल। और जीवन की गुणवत्ता वाला पहलू मुझे बहुत अहम लगा। ये सिर्फ बीमार होने से कहीं आगे की बात है। स्रोत में काम पर उत्पादकता में कमी, बढ़ते मेडिकल खर्चों का जिक्र है। एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे दूषित पानी से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिससे न केवल व्यक्ति बीमार होता है बल्कि उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। और कृषि उत्पादकता में कमी से खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले असर की बात भी है। ये एक प्रदूषित नदी से लेकर किसी की थाली में मौजूद भोजन तक के संबंध को सीधे तौर पर जोड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की रोटी और आर्थिक स्थिरता का भी मुद्दा है। लेकिन जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम बात होती है। मैं भी इसी पर आने वाली थी। मैं मानसिक स्वास्थ्य वाले हिस्से पर हैरान हूँ। मैंने कभी ट्रैफिक के शोर को सिर्फ एक परेशानी समझा था, लेकिन ये दस्तावेज इसे सीधे तनाव, चिंता और खराब नींद से जोड़ रहा है। ये तो प्रदूषण को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम सबने ये महसूस किया है ना?
जब बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और आप एक ज़रूरी कॉल पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। अब सोचिए कि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, बल्कि रोज़, हर दिन हो। हाँ, बहुत मुश्किल है। ये दस्तावेज कहता है कि ये सिर्फ चिढ़ पैदा नहीं करता, ये आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका स्तर बढ़ा देता है। लगातार तनाव की स्थिति में रहने से आपकी नींद खराब होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और लंबे समय में ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। बाप रे। ये दिखाता है कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मानसिक संतुलन को कितना गहरा प्रभावित करता है। तो तस्वीर काफी गंभीर है। शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर है। तो सवाल उठता है कि ये दस्तावेज क्या कोई समाधान बताता है या सिर्फ समस्याएं गिनाकर छोड़ देता है? नहीं, इसका सबसे मजबूत हिस्सा समाधान ही है। और समाधानों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 4 स्तरों पर बांटा गया है: प्रोजेक्ट साइट, व्यक्तिगत, कार्यस्थल और समुदाय। ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। चलिए सबसे बड़े स्तर से शुरू करते हैं। राइनो प्रोजेक्ट साइट पर क्या किया जाना चाहिए? ये नियम कायदे सुनने में कैसे लगते हैं? क्या ये वाकई व्यवहारिक हैं? ये पूरी तरह से व्यवहारिक हैं और इन्हें स्रोत पर ही प्रदूषण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना, निर्माण सामग्री और मलबे को हमेशा ढककर रखना ताकि हवा से धूल न उड़े। अच्छा। साइट पर आने जाने वाले सभी वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की जांच करना और उनकी नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। और कचरे के बारे में क्या? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तो बहुत कचरा निकलता है। उसके लिए कचरे को अलग अलग करने की एक बहुत स्पष्ट प्रणाली बताई गई है। यानी बायोडिग्रेडेबल, जैसे केले का छिलका या बचा हुआ खाना जो मिट्टी में मिल जाता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक की बोतलें या पैकिंग मटेरियल जो सैकड़ों साल तक वैसे ही पड़े रहते हैं, से अलग रखना। और तीसरा, खतरनाक कचरा, जैसे इस्तेमाल किया हुआ तेल, पेंट के खाली डिब्बे या केमिकल। अच्छा, जिन्हें बहुत सावधानी से निपटाने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये अलगाव सुनिश्चित करता है कि हर तरह के कचरे का सही तरीके से निपटान हो। प्रोजेक्ट साइट पर ये सारे नियम लागू करना तो कंपनी की जिम्मेदारी हुई, लेकिन क्या ये दस्तावेज सारी जिम्मेदारी कंपनियों पर ही डाल देता है या फिर हम जैसे आम लोगों की भी कोई भूमिका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और दस्तावेज स्पष्ट करता है कि ये एक साझा जिम्मेदारी है। अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और यहाँ बताई गई बातें जानी पहचानी लग सकती हैं, लेकिन उनकी ताकत उनके सामूहिक प्रभाव में है। जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करना, कचरा या सूखी पत्तियां ना जलाना और पानी और बिजली की बचत करना। इस पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? जब एक तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नदियों में केमिकल डाल रही हैं, तो क्या मेरे एक प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करने से सच में कोई फर्क पड़ेगा? कहीं ये हमें एक झूठी तसल्ली तो नहीं देता कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जबकि असली अपराधी कोई और है? ये एक बहुत ही जायज शंका है और बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। दस्तावेज इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं देता, लेकिन इसका ढांचा एक संकेत देता है। ये व्यक्तिगत कार्यों को अलग थलग नहीं देखता, ये उन्हें एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा मानता है। आपका एक प्लास्टिक बैग इस्तेमाल न करने का फैसला शायद अकेले नदी को साफ ना कर पाए, लेकिन जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो ये बाजार में प्लास्टिक की मांग को कम करता है। ये बात तो है। ये एक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत करता है, जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है और यही जागरूकता फिर कॉर्पोरेट और सरकारी नीतियों पर दबाव डालती है। व्यक्तिगत कार्यवाही पहला कदम है, अंतिम नहीं। मतलब व्यक्तिगत कदम उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है, पूरी लड़ाई नहीं। इसी से जुड़ा है कार्यस्थल पर नियंत्रण का तीसरा स्तर। यहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा की बात आती है। हाँ, और यहाँ दस्तावेज बहुत विशिष्ट हो जाता है। ये सिर्फ सुरक्षित रहे नहीं कहता, ये पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बात करता है। इसमें सिर्फ साधारण मास्क नहीं, बल्कि धूल वाली जगहों के लिए विशेष डस्ट रेस्पिरेटर्स का जिक्र है। अच्छा। जहां तेज शोर हो वहां के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ का। और जो कर्मचारी लगातार कंपन करने वाली मशीनें जैसे ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं, उनके लिए एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स का भी जिक्र है। एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स, ये दिखाता है कि सुरक्षा को कितनी गहराई से सोचा गया है। ये सिर्फ सांस या सुनने तक सीमित नहीं है। और पर्यावरण ऑडिट का भी जिक्र है। ये क्या होता है? पर्यावरण ऑडिट एक तरह से कंपनी का अपने काम का पर्यावरणीय रिपोर्ट कार्ड है। इसमें विशेषज्ञ आकर जांच करते हैं कि कंपनी की गतिविधियों से पर्यावरण को कितना और किस तरह का नुकसान हो रहा है।
वे पानी, बिजली और अन्य संसाधनों की खपत की जांच करते हैं, कचरा निपटान की प्रक्रिया को देखते हैं और प्रदूषण के स्तर को मापते हैं। बिल्कुल। इस ऑडिट के आधार पर वे सुधार के लिए सुझाव देते हैं। यह कंपनी के लिए अपनी जिम्मेदारी को मापने और सुधारने का एक औपचारिक तरीका है। और चौथा स्तर है समुदाय। ये कैसे इस पूरी तस्वीर में फिट होता है? समुदाय इन सभी प्रयासों को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी है। दस्तावेज में स्वच्छता अभियानों में भाग लेने, स्थानीय पर्यावरण पहलों का समर्थन करने और दूसरों को शिक्षित करने की बात कही गई है। जब एक समुदाय जागरूक होता है तो वो अपने क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर नजर रखता है कि कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। सही कहा। एक जागरूक समुदाय ही व्यक्तिगत और कॉरपोरेट जिम्मेदारी को जवाबदेही में बदलता है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुस्तरीय रणनीति है। एक व्यक्ति, एक कंपनी और एक समुदाय, जब तीनों अपने अपने स्तर पर काम करते हैं तभी असली बदलाव आता है। कोई भी एक अकेला काफी नहीं है। अब हम दस्तावेज के मूल संदेश पर आते हैं। अंत में कुछ पंक्तियां हैं जो इसके सार को बताती है। हाँ, 2 बहुत शक्तिशाली पंक्तियां हैं। हर छोटा प्रयास मायने रखता है और प्रदूषण पर नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है। ये नियमों की एक सूची से कहीं ज्यादा है। ये मानसिकता में बदलाव का एक आह्वान है। ये सशक्तिकरण के बारे में है। ये आपको बताता है कि समस्या बड़ी है लेकिन आप समाधान का हिस्सा हैं। सही बात है। इसमें पर्यावरण अधिकारी के आपातकालीन संपर्क नंबर को हर समय उपलब्ध रखने का भी उल्लेख है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि अगर आप कुछ गलत होता देखें तो आपको चुप नहीं रहना है। आपको पता होना चाहिए कि किसे सूचित करना है। ये जवाबदेही को एक व्यवहारिक रूप देता है। सही कहा। और एक और बात जिसका विशेष उल्लेख है वो है राइनो प्रोजेक्ट साइट पर वन्यजीवों के आवास की रक्षा करना। ये हमें याद दिलाता है कि यह लड़ाई सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं। सही बात है। हमने प्रदूषण को समझने और उससे निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे को समझा है। हमने 5 मुख्य प्रकारों के बीच के संबंध को देखा, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके चौंकाने वाले प्रभावों को जाना और कार्यवाही के लिए एक स्पष्ट 4 स्तरीय योजना पर चर्चा की, जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर एक सामान्य नागरिक तक सभी को शामिल करती है। इस स्रोत के बारे में सबसे प्रभावी बात इसकी स्पष्टता और इसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये सिर्फ एक भयावह तस्वीर पेश नहीं करता। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर एक आम नागरिक तक सभी को एक भूमिका और समाधान का रास्ता दिखाता है। इसका अंतिम संदेश साझा जिम्मेदारी का है। ये हम सब की समस्या है और इसका समाधान भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। जाते जाते एक विचार, दस्तावेज में अधिकारियों को प्रदूषण उल्लंघन की सूचना देने का उल्लेख है। ये एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। ज्ञान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अलावा एक प्रभावी पर्यावरण सुरक्षा प्रणाली में जवाबदेही और नियमों को लागू कराने की क्या भूमिका है, और एक नागरिक के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने और व्यवस्था से जवाबदेही की मांग करने के बीच सही संतुलन क्या है।